हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं दोस्तों कक्षा 9 चैप्टर 1 संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.5। दोस्तों आज हम दोस्तों प्रश्नावली 1.5 को पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को हल करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने से पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम कॉपी पर चलते हैं। दोस्तों ये जो मैं बताने जा रहा हूं, यदि आप इसे ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो आप प्रश्नावली 1.5 को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ पर चलिए मैं बताता हूं। यहाँ पर आपको देखना होगा दोस्तों कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। उसके बाद में आपको देखना होगा दोस्तों अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। दोस्तों आप लोगों को यह दोनों चीज़ें मालूम होना चाहिए, जिससे कि आप यह प्रश्नावली 1.5 को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम समझेंगे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q 0 के बराबर ना हो। दोस्तों इस प्रकार से हमारी ये संख्याएं परिमेय संख्याएं हो जाती हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे दोस्तों। यहाँ पर जैसे हमारा हो गया 0, ठीक, क्योंकि यहाँ पर आपको 1 मिल जाएगा। P/Q के रूप में लिख सकते हैं इसे 2/3, 4/5, 22/7। इस प्रकार की संख्याओं को दोस्तों हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब हम अपरिमेय संख्याएं की तरफ चलेंगे दोस्तों। ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम जानेंगे कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। जैसे यहाँ पर पाई, यहाँ पर हमारा हो जाएगा दोस्तों √3, √3 + 2। इस प्रकार से दोस्तों 3 - √7 आदि। इस प्रकार के एग्जाम्पल जो है दोस्तों आपकी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। यहाँ पर परिमेय संख्याएं में दोस्तों यदि √4 आ जाता है तो ये हमारी परिमेय संख्याएं हो जाती हैं। क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर √4 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, ठीक, और यहाँ पर 1 लगा देंगे तो ये हमारा नॉमिनेटर और ये हमारा डिनोमिनेटर, अर्थात ये हमारा अंश हो जाएगा और यहाँ पर हमारा हर। इसे हम P कह सकते हैं और इसे हम Q दोस्तों P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए √4 हमारा परिमेय संख्याएं हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्नावली 1.5 की तरफ बढ़ेंगे। यदि आप इसे समझ गए होंगे तो आप प्रश्नावली 1.5 को चुटकियों में हल कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम प्रश्नावली 1.5 की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्नावली 1.5 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। दोस्तों यदि आप जो मैंने पीछे समझाया उसे ध्यानपूर्वक सुने होंगे, देखे होंगे, तो आप ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में हल कर सकते हैं। दोस्तों आप देख कर बता सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसे हल करता हूं और आपको बताता हूं कि किस प्रकार से ये हमारी संख्याएं हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों 2 - √5। अब आपको देखना होगा कि यह संख्याएं हमारी परिमेय है या अपरिमेय है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, 2 का हमारा 2 ही रहेगा, √5 का तो हम वर्गमूल निकाल नहीं सकते हैं, इसलिए ये भी √5 रहेगा दोस्तों। तो जब इस प्रकार की संख्याएं आ जाए दोस्तों तो हमारी अपरिमेय संख्याएं हो जाती हैं। अपरिमेय संख्याएं दोस्तों। यहां पर हमारा दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 3 + √23 ब्रैकेट -√23। दोस्तों आपको इसे हल करना होगा। जैसे यहाँ पर 3 + √23 लिखा गया है तो मैं लिख लूँगा यहाँ पर 3 + √23। जैसे यहाँ पर 3 + √23 लिखा गया है दोस्तों, उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर लिख लिया 3 + √23। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट खोल देंगे दोस्तों। ब्रैकेट खोलेंगे, यहाँ पर
माइनस लगा है तो यहाँ पर भी माइनस लगा देंगे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर आपको देखना होगा दोस्तों, यहाँ पर माइनस में हमारा रूट दे रखा है और यहाँ पर हमारा प्लस में रूट 23 दे रखा है। तो इस प्रकार से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या दोस्तों, यहाँ पर हमारा 3 बचेगा और यहाँ पर +0, तो +0 का कोई मतलब ही नहीं दोस्तों। यहाँ पर जो 3 लिखा गया है आपको इसे 3/1 के रूप में लिख सकते हैं। आप यहाँ पर P/Q के रूप में इसे लिख दिए हैं, अतः यह परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, परिमेय संख्या है। अब दोस्तों हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों 2√7 बटे में 7√7। दोस्तों आपको इसे हल करना है। हल करने के बाद ही आप बता सकते हैं कि यह संख्याएं हमारी परिमेय है या अपरिमेय। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 गुना में √7 लिखा गया है दोस्तों और यहाँ पर 7 गुना में √7 लिखा गया है दोस्तों। अब इसे देखिए, यहाँ पर √7 लिखा गया है और यहाँ पर भी √7 लिखा गया है। इसे हम कैंसिल कर देंगे दोस्तों, तो हमारा बचेगा 2 बटे में 7। अर्थात आप कह सकते हैं कि यह हमारा नोमिनेटर है और यह हमारा डिनोमिनेटर। इसी संख्याएं हमारी क्या हो जाती हैं, परिमेय संख्याएं हो जाती हैं। अतः यह भी परिमेय संख्या है। अब दोस्तों हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहां पर हमारा चौथा क्वेश्चन है दोस्तों 1/√2। जैसे कि मैंने आपको बता दे रखा है दोस्तों कि यहां पर यदि परिमेय संख्याएं में अपरिमेय संख्याएं यदि जुड़ती हैं या घटती हैं या गुणा होता है या भाग होता है तो हमारी वह संख्या अपरिमेय संख्या आती है। जैसे यहाँ पर देखिए √2 जैसे दे रखा है, √2 का तो हम वर्गमूल निकाल नहीं सकते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह भी हमारी संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब दोस्तों हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों 2π। जैसे कि आप जानते हैं पाई हमारा जो होता है अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर लिखा गया है 2 गुना में पाई। जब हम 2 गुना में किसी अपरिमेय संख्याओं को लिख देते हैं, अपरिमेय संख्या को, तो वह हमारी संख्या क्या हो जाती है दोस्तों, हमारी संख्या अपरिमेय संख्या ही हो जाती है। अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि 2π भी हमारी अपरिमेय संख्या हो। अब फ्रेंड हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजन को सरल कीजिए दोस्तों। इसको दोस्तों हम पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हल करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हमारा दोस्तों दूसरे नंबर का पहला क्वेश्चन है 3 + √3 ब्रैकेट 2 + √2। दोस्तों आपको यह सरल करना है। देखिए किस प्रकार से सरल करते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसके बीच में गुना का चिन्ह है, तो हम इससे गुना करेंगे। किस प्रकार से करेंगे दोस्तों आपको देखना होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों 3 का पहले 2 में गुना करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुना में 2। फिर 3 का हम √2 में गुना करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर प्लस लगा है तो प्लस लग जाएगा और यहाँ पर 3 √2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे हम √3 से +√3 से +2 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा +√3 × 2। फिर यहाँ देखेंगे +√3 से +√2 में जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा +√3 गुना में √2। इस प्रकार से कर लेंगे दोस्तों। अब इसे करने के बाद आपको यहाँ पर हल करना होगा दोस्तों। 3 का जब गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा हमारा 6 प्लस में, ये वैसे ही रहेगा दोस्तों 3√2 प्लस में, इसे भी हम लिख सकते हैं 2√3 प्लस में दोस्तों जब इसे गुणा करेंगे तो जो ये वर्गमूल लगा है दोस्तों इसे हम 1 में कर लेंगे। 1 में करने के बाद में ये वाली संख्या 3 गुना में 2 अंदर लिख देंगे दोस्तों। फिर से यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 6 प्लस में 3√2 प्लस में 2√3 और प्लस में यहाँ पर जब 3 का गुणा 2 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6। ठीक है दोस्तों, यही हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे दोस्तों। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 3 + में √3 3 - में √3। दोस्तों इसे हल करने के पहले एक फार्मूला होता है जिसे आपको ध्यानपूर्वक देखना होगा दोस्तों। a + b a - b
किसके बराबर होता है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों 3 प्लस रूट 3 माइनस रूट 3। अब देखिए दोस्तों, यह संख्या दोस्तों इसके बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। जैसे आप जानते हैं यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, उसी प्रकार से यहाँ पर 3 प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 बराबर होगा 3 के स्क्वायर माइनस रूट 3 के स्क्वायर। यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों 3 के स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पर ए स्क्वायर हुआ है, फिर माइनस फिर रूट 3 का स्क्वायर, जैसे वहाँ पर बी का स्क्वायर हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम हल कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पर हल करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 का वर्ग करेंगे तो 9। यहाँ पर रूट 3 का मतलब ये हुआ दोस्तों रूट 3 गुना में रूट 3। रूट 3 का वर्ग का मतलब ये हुआ दोस्तों कि यहाँ पर रूट 3 गुना में रूट 3 लिखा गया है। अब यहाँ पर देखेंगे 9 माइनस, यदि वर्गमूल के अंदर कोई संख्या लिखी गई हो, फिर से वही संख्या अंडर रूट के अंदर लिखी गई हो और दोनों का जब गुणा करते हैं तो वह वर्गमूल हट जाता है और बीच वाली एक संख्या को लिख देते हैं दोस्तों, और इसमें से एक संख्या को लिख देते हैं। इस प्रकार से जब हम इसे घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 6। यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को, तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। दोस्तों इसे हल करने के लिए हमें एक फार्मूले की आवश्यकता होगी दोस्तों, जो कि हमारा फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर यह हमारा फार्मूला होता है। अब दोस्तों इसी फार्मूला का प्रयोग करके हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, यह हमारा a हो जाएगा और ये हमारा b हो जाएगा। यह हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों a और ये हमारा b। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे रूट 5 प्लस रूट 2 का वर्ग बराबर, जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर लिखा गया है उसी प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे ये हमारा a है, ये हमारा b। तो यहाँ पर इसका वर्ग करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा रूट 5 का वर्ग, जैसे कि यहाँ पर ए स्क्वायर के स्थान पर आपको a के स्थान पर इसे रखना है दोस्तों और b के स्थान पर इसे। यहाँ पर हो जाएगा रूट 5 का वर्ग दोस्तों, b के स्थान पर हमारा है रूट 2 का वर्ग प्लस 2 लिखा गया है दोस्तों 2 गुना में, अब यहाँ पर देखना होगा दोस्तों a लिखा गया है फिर b, तो a के स्थान पर रूट 5 गुना में b के स्थान पर रूट 2। ठीक है, अब इसे हम हल कर लेंगे दोस्तों। जब हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा रूट 5 का वर्ग करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख लेंगे रूट 5 गुना में रूट 5 प्लस में यहाँ पर फिर से करेंगे तो रूट 2 गुना में रूट 2। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यहाँ पर रूट 2 2 बार लिखा गया है। ठीक, यहाँ पर प्लस 2, इसे अभी हमने बताया है दोस्तों, यदि यहाँ पर कोई संख्या दी गई हो और यहाँ पर अलग अलग संख्या, यदि वर्गमूल के अंदर अलग अलग संख्या दी गई हो और उसका गुणा करते हैं तो यहाँ पर हम एक वर्गमूल लगाएंगे और इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे 5 गुना में 2। यदि किसी वर्गमूल के अंदर कोई संख्या हो और पुनः उसी वर्गमूल के अंदर संख्या से गुणा करते हैं तो हमारा वर्गमूल हट जाता है और इसमें से एक संख्या लिख देते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। और यहाँ पर जब रूट 2 का गुना रूट 2 से करेंगे तो यहाँ पर हमारा 2 हो जाएगा और प्लस में 2 रूट यहाँ पर 5 दूनी 10 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसे हम जोड़ देंगे दोस्तों 5 2 7 और प्लस में 2 रूट 10। यही हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है रूट 5 माइनस रूट 2 रूट 5 प्लस रूट 2। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर a माइनस बी दिख रहा है और a प्लस बी। तो जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर हमारा a माइनस बी और a प्लस बी बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर इसे भी करेंगे दोस्तों रूट 5 माइनस रूट 2 रूट 5 प्लस रूट 2 बराबर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे a का जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हमारा भी a का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर a के स्थान पर 5 है और b के स्थान पर रूट 2 है दोस्तों। तो यहाँ पर जब हम a स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर इसका रूट 5 का स्क्वायर और माइनस रूट 2 का स्क्वायर दोस्तों। जब हम दोस्तों इसे हल करेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसे 5 गुना में रूट 5 माइनस में रूट 2 गुना में रूट 2। जब इसे गुणा करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5
और माइनस यहाँ पर जब √2 का गुना √2 से करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2। जब इसे हम घटाएंगे दोस्तों तो हमारा हो जाएगा 3। यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C और उसके व्यास मान लीजिए D के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई C/D है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे दोस्तों? यहाँ पर कह रहा है कि पाई जो है C/D के रूप में है, अर्थात यहाँ पर P/Q के रूप में है। यदि कोई संख्या P/Q के रूप में होता है तो हमारा परिमेय संख्या होता है, लेकिन यहाँ पर तो कह रहा है कि पाई अपरिमेय संख्या है, तो ये तो अंतर्विरोध कर रहा है। एक तरफ कह रहा है कि पाई परिमेय संख्या है और दूसरी तरफ कह रहा है कि पाई अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों उसी के बारे में हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, और इसको जानेंगे कि पाई अपरिमेय संख्या क्यों है। आपको यही बताना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों कि जो पाई होता है वो हमारा C/D के रूप में होता है। यहाँ पर दोस्तों जो C हो जाता है वो हमारा हो जाता है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, और ये हमारा हो जाता है डायामीटर अर्थात व्यास। दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा समझेंगे दोस्तों। ये कह रहा है दोस्तों कि पाई का मान वही होता है जो वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात होता है, और ये भी जानते हैं आप दोस्तों कि पाई का मान हमारा 22/7 होता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यहाँ पर जो 22/7 लिखा गया है, यदि कोई सर्कल ये परिधि यदि 22 हो, 22 सेंटीमीटर हो, तो इसके बीच वाला जो हिस्सा होगा, ये व्यास जो होगा हमारा दोस्तों, ये हमारा 7 होगा। इसके कहने का मतलब ये है दोस्तों, यदि ये हमारा पूरा सर्कल 22 सेंटीमीटर हो तो यहाँ से व्यास जो होगा 7 सेंटीमीटर होगा। ये अल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंस ने बताया है। थोड़ा और डिटेल से जान लेते हैं दोस्तों इस पाई के बारे में। दोस्तों पाई दिवस भी मनाया जाता है। पाई दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च को मनाया जाता है। पाई दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। और पाई का मान दोस्तों यहाँ पर हो जाता है 3.14। दोस्तों पाई दिवस 14 मार्च को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर कि पाई का मान 3.14 होता है। तो यहाँ पर जो 3 लिखा गया है दोस्तों, ये हमारा तीसरा महीना अर्थात मार्च हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पर जो 14 लिखा गया है दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 14 तारीख हो जाता है। तो 14 तारीख तीसरा महीना अर्थात 14 मार्च को हमारा पाई दिवस मनाया जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आगे समझेंगे दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। लेकिन पाई का मान जो 22/7 होता है वो एक परिमेय संख्या है। दोस्तों यहाँ पर जैसे आप पाई का मान 22/7 एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पिछले प्रश्नावली में पढ़ाया है उत्तरोत्तर आवर्धन। वहां पर आप देख रहे होंगे दोस्तों, जब हम 4.26 का मान निकाल रहे थे, तो यदि 4.26 जब संख्या रेखा बनाए हुए थे दोस्तों, तो इसके बीच में ये 10 भागों में बटा था दोस्तों। और यहाँ पर जब ये 10 भागों में बटा था, तब जब ये संख्या आ जाती थी, जब इसके बीच में जो कोई संख्या आ जाती थी, तो उसके भी बीच को हम 10 भागों में बांट देते थे। और यदि फिर से वहां कोई संख्या आ जाती थी तो उसे भी हम 10 भागों में बांट देते थे। इस प्रकार से हम ये नहीं निकाल सकते हैं दोस्तों कि पाई का मान जो है 22/7 एग्जैक्टली होगा। हाँ, कुछ अनुमान लगाया गया है कि यहाँ पर पाई का मान 22/7 होगा। अब दोस्तों हम क्वेश्चन 3 को हल करते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों पाई का मान 22/7, जिसे हम C/D के रूप में लिख सकते हैं दोस्तों, और इसे हम P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। एक परिमेय संख्या है। एक क्या है दोस्तों? परिमेय संख्या है। और यहां पर बताया गया है दोस्तों, और जैसे कि माना गया है दोस्तों, माना गया है
पाई एक माना गया है दोस्तों कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोस्तों, अतः आप बता सकते हैं कि पाई अपरिमेय संख्या है और पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या है दोस्तों। इसलिए यहां पर लिखेंगे दोस्तों, अतः इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है, अंतर्विरोध नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है और यहां पर पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या है। इसलिए यहां पर इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है कि वो भाई अपरिमेय संख्या भी हो सकती है और यहां पर इसका मान 22/7 परिमेय संख्या भी हो सकती है। इसलिए हम ये नहीं बता सकते दोस्तों कि सी और डी एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हम ये नहीं बता सकते, हम यह नहीं बता सकते कि जो पाई का मान यहां पर दे रखा है दोस्तों C/D, सी और डी एक अपरिमेय संख्या है। आपको यही लिख देना होगा दोस्तों, यहां से लेकर के और आपको यहां तक इसे लिख देना होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, मैं अपना वीडियो यहीं तक रखता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 को हल करने में समय लगेगा दोस्तों और यह वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों, इसीलिए मैं वीडियो अपना यहीं तक रखता हूं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमारे द्वारा बनाया गया ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके दोस्तों। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें दोस्तों कि आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।